तो आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपका साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, लेकिन बहुत इजी वे में हम कवर करने वाले हैं। अच्छा खासा मतलब मैंने 2-3 बार ये चैप्टर्स मतलब इसी बार करवा दिया है, ठीक है। तो अच्छा है, आप लोग को मतलब ये है कि कोई इश्यू मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आप एकदम देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर को हम कवर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 2 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी मतलब आएगा कल तक, परसों तक, ठीक है। इसके अलावा अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी सबसे पहले हम अपनी पूरी कमांड जो है मतलब वो बेसिक पे एकदम टाइट करेंगे। बेसिक पे हमारी कमांड एकदम हम टाइट करेंगे, मतलब हो सकता है आधा घंटा 15 मिनट हम पूरा बेसिक पे कमांड करेंगे। और एक बार जब हमारा बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं अचानक कोई टर्म आपको बोला लाइक व्हाटएवर, मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपने कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है। तो मैं अचानक अगर कोई टर्म बोल रहा हूं तो आप अगर उसको लेके कंफ्यूज हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे अरेंज किया जाता है सीरीज में, पैरेलल में, व्हाटएवर, तो आप थोड़ा क्या रहेगा उसको लेकर कंफ्यूज रहेंगे। और फिर कैसा होगा कि जो हम चाहते हैं या जो हमारा एम है अभी कि हमारा ये चैप्टर अच्छे से कवर हो, ये चैप्टर हमको आपको समझ में नहीं आएगा। और मतलब आपको तो ठीक है, मतलब मेन ये है कि मेरा जो पढ़ाने का मेन मकसद है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम बेसिक पे अपनी पूरी कमांड टाइप करेंगे और एक बार जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आप देखेंगे सबसे पहले हम इस पे इलेक्ट्रिक करंट पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बात ये है कि ये चैप्टर अगर आपने साइंस लिया तो ये आपका मतलब साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आपको बता दे रहा हूं सबसे बड़ी बात, आगे चल के फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप देखेंगे साइंस आपने 11th में ले लिया, इसका सीधा मतलब है कि आपको 12वीं में 5 चैप्टर लाइन से केवल इलेक्ट्रिक मतलब चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाटएवर, आप कुछ ऐसे करके 5 चैप्टर जो है वो सीधा सीधा लिंक है आपके इसी चैप्टर से। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहली बात क्या, आई से दिखाया जाता है, आई से दिखाया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इसके अलावा इसकी यूनिट जो है वो है एम्पियर, यूनिट जो है वो एम्पियर। इसके अलावा इसको मेजर किससे किया जाता है, इसको मेजर करने के लिए जो हम अपैरेटस का यूज करते हैं उसमें हम देखेंगे कि एमीटर, वोल्टमीटर, अभी बताऊंगा कि इस सब में अंतर क्या है, और एक है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अभी देखते हैं जरा इस सब में अंतर क्या है, बस थोड़ा सा एक बार हम लोग को कुछ कवर कर लेने दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर, इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। अब यहां पे बात यह है, कुछ बातें आपको पता है रहनी चाहिए, कंडक्टर, कुछ बातें आपको पता रहनी चाहिए। देखिए बात क्या है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम वायर को मतलब आप जहां तक देखेंगे वायर यहाँ पर नहीं लिख करके कंडक्टर लिखा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा वो नहीं रहना है। जब भी मैं एक कंडक्टर बोल दूंगा तो कंडक्टर का मतलब एक ऐसा मतलब बोला जाए सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकता है, इसलिए उसको बोला जा रहा है कंडक्टर। मेनली इसको तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलना चाहिए था, लेकिन कंडक्टर बोला जा रहा है, तो आप समझ जाइए कंडक्टर का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए कौन है, तो वायर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरे घर में आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ले जानी तो आप किसके हेल्प से लेके जाते हैं, तो उसका जवाब है वायर। तो यहाँ पर आप कंडक्टर ही बोलेंगे। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। इसको मतलब इसको मेजर करने के लिए हम कुछ जो बोला जा रहा है इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसमें अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वायर या फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर। ये मतलब कि जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, उसमें से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, अमीटर और वोल्टमीटर। देखिए यहाँ से मैं हो सकता है कि मैं बेसिक में कुछ पॉइंट्स भूल जाऊं, अगर मैं भूल गया रहूंगा तो हो सकता है, भाई इंसान ही हूं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया रहूंगा तो उसको लेक्चर 2 में अगर मुझे याद आएगा तो मैं लेक्चर 2 में कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए
हम सबसे पहले यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि अमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे कैसे इनको क्या क्या अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। लाइन से हमको सब कुछ समझना है, बहुत ज्यादा बेसिक में। ठीक है, सबसे पहले अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखेंगे तो अमीटर को कैसे दिखाया जाएगा, कुछ ऐसे इस तरीके से रहता है और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और वोल्ट मीटर को कुछ इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाया जाता है। अब मैं बात करूंगा तो अमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाएगा और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए सबसे पहले उसके लिए समझना है कि व्हाट इज द रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो रजिस्टर को आर से डिनोट किया जाता है, आप देखेंगे ये है रजिस्टर, रजिस्टर को आर से डिनोट किया जाता है। क्या होता है रजिस्टर, पहले इस बात को समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके मतलब रोड वगैरह जो रहते हैं, सड़क वगैरह रहते हैं, उस पे ऐसे ब्रेकर होते हैं, कुछ ऐसे ब्रेकर होते हैं, और जिसपे आप देखेंगे कि आप अगर मोटरसाइकिल वगैरह लेकर आ रहे हैं, मतलब अगर आप मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पे होगा क्या कि आप क्या करते हैं, क्या ब्रेकर देख के आप मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, यानी स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, या अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। तो इसका क्या जवाब रहेगा, स्पीड को कम कर देते हैं। सही बात है, तो वही यहाँ पे जवाब रहेगा रजिस्टर का। ठीक है, मोटरसाइकिल जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जो रहता है वो स्पीड को कम करने का काम करता है, वही काम यहाँ पे रजिस्टर करता है। तो रजिस्टर किसकी स्पीड कम करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड करेगा। तो यहाँ पर बोला गया है रजिस्टर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के स्पीड को। इसे मतलब जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रजिस्टर है। तो व्हाट इज द रजिस्टर, इट इज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच रिड्यूस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर रजिस्टर हम समझ चुके हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर की अगर यूनिट देख लिया जाए तो ओहम होती है, रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, ओहम होती है। ठीक है, इसके अलावा रजिस्टर का मतलब जिसके हेल्प से हम रजिस्टर, आप देखेंगे यहाँ पर कि रजिस्टर का क्या होता है, हर रजिस्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, हर रजिस्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं बोलूं कि आर, मान लीजिए एक रजिस्टर लगाया मैंने जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो यहाँ पर ये क्या है, कोई रजिस्टर है जिसका ओहम है, रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, तो बात ये आती है रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जिस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं वो फॉर्मूले का नाम है ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ में क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे V, I और R, I में आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, R क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। V यहाँ पे समझने वाले हैं, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसको वोल्ट को भी डिनोट किया जाता है V से। याद करके रखिएगा, वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से दिखाया जाता है और वोल्ट भी। मतलब अगर मैं बोलूं कि आप लिखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू 10 वोल्ट। ये भी और ये भी दोनों अलग है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जबकि इसका मतलब है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ये दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस में आप देखेंगे कि क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल और फिर समझेंगे कि डिफरेंस। ठीक है, मामला ये होता है कि कोई भी चीज है, जब तक अगर आप चाहते हैं, देखो कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होने वाला है, चाहे जिस चीज के लिए एप्लीकेबल कर लीजिए। अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि भाई एक जगह हवा कम है और दूसरी जगह हवा ज्यादा है, तो हवा कहां से कहां फ्लो होगी, तो ज्यादा से कम की ओर फ्लो होगी। जहां हवा ज्यादा रहेगी वहां हाई प्रेशर बनेगा, जहां हवा कम रहेगी वहां लो प्रेशर बनेगा, और हवा हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होगी। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि वैसे ही हर एक चीज एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कोई चीज ऊपर रखी है और कोई चीज नीचे रखी है तो हमेशा कहां से कहां, हाई टू लो फ्लो होगी। ये बात मतलब ये है कि हाई टू लो ही फ्लो होगी। तो यहाँ वैसी ही चीज है कि जो बैटरी होती है, अगर मैं बात करूं एक बैटरी की, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव और निगेटिव क्यों बोला जाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल, और ये होता है लोअर पोटेंशियल।
अगर ऐसा नहीं होता और दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाते तो फिर बैटरी का कोई मतलब ही नहीं होता, बैटरी फ्लो ही नहीं करती चार्ज को। अब इसमें होता क्या है, ये हायर पोटेंशियल है मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है, और ये लोअर पोटेंशियल इसके पास कम एनर्जी है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, पहले इसके बारे में दो चार बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं बोलूं कि व्हाट इज अ पोटेंशियल, तो आपको बता देना रहेगा पोटेंशियल क्या होता है भाई। बैटरी जो हमारी रहती है उसमें मेनली दो पोटेंशियल होते हैं, एक होता है हायर पोटेंशियल, एक होता है लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल के पास ज्यादा एनर्जी रहती है, ज्यादा चार्जेस रहते हैं, और जब हम उसको किसी कंडक्टर के थ्रू लोअर पोटेंशियल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो अपने आप जो हायर मतलब जो हाई टू लो ये क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि मैं इससे क्या कर दे रहा हूं, एक बल्ब को कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो अपने आप बल्ब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से ऐसे और यहां से ऐसे जाने लगेगी तो बल्ब अपने आप ग्लो होने लगेगा, बल्ब अपने आप क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा, चमकने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से, इस तरह हमेशा फ्लो जो होगा वो हायर टू लो ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है कि रिवर्स फ्लो होने लगे, यानी लो टू हाई फ्लो होने लगे। ये बात आप समझिए। एक चीज और आज याद रखिएगा, ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि जो दोनों जगह के पोटेंशियल जो है वो इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हो जाएंगे ये फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपने सुना होगा कि आप बोलते हो कि बैटरी खत्म हो गई है, बैटरी खत्म हो गई है, आप सेल वगैरह निकालते हैं और बोलते हैं बैटरी खत्म हो गई है और उसको फेंक देते हैं। आप बैटरी पे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा सिंबल मिलेगा, कुछ इस तरीके का सिंबल मिलेगा और उस पे ऐसे कट किया रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको डस्टबिन में आप नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकते भाई, बिकॉज ऑफ दैट कचड़े वगैरह जो रहते हैं, जो सूखे कचरे रहते हैं, मतलब एक तो होता है ड्राई वेस्ट और एक होता है क्या, वेट वेस्ट। तो जो ड्राई वेस्ट रहता है, जो मतलब सूखा कचरा रहता है, उसको नॉर्मली जला वगैरह के खत्म कर दिया जाता है। तो कचरे को बहुत बड़े अमाउंट में जलाया जाता है। ऐसे में ये हो सकता है कि अगर आप क्या मतलब बैटरी वगैरह, क्योंकि बैटरी में आप देखेंगे एनर्जी दोनों तरफ इक्वल हुई है, वो एनर्जी खत्म नहीं हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव की एनर्जी इक्वल हुई है। अब ये बैटरी में वो एनर्जी है, बैटरी क्या हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, समझे। इससे मतलब अगल बगल में कोई रहेगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल समझते हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल दो होता है बैटरी में। आप देखेंगे किसी भी चीज में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दो पोटेंशियल का होना जरूरी है, जिसमें एक हायर होना चाहिए, दूसरा लोअर होना चाहिए। दोनों इक्वल नहीं चलेंगे। जब तक आप कभी कभी ऐसे सुनेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, मतलब जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब आप समझ जाना कि बैटरी लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, समझ पा रहे हो। और जब तक आप किसी चीज पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल का अंतर, मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, तो जब तक आप ये डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस रहता है यहाँ पर, उसी को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। याद रहेगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर ये हो गया, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का नॉर्मल फार्मूला। आपको मतलब ये आपके अभी फिलहाल काम नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज पास हुआ और उससे कितना वर्क परफॉर्म हुआ है। याद रखिएगा, कितना चार्जेस पासेस हुए हैं और कितना वर्क परफॉर्म हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना वर्क हुआ है और कितना चार्ज पास हुआ, मतलब कितने चार्ज पास होने में कितना वर्क हुआ है, यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे चल के जब मैं इसी बात को कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि वर्क इक्वल टू V इंटू Q, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। हाँ, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है क्या होता है। तो यहाँ पर दो मतलब पहली बात तो पोटेंशियल, दो पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही है पोटेंशियल डिफरेंस, डिनोटेड बाय V, एंड यूनिट जो है वो है वोल्ट। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बता दिया, उसका फार्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे W क्या है, तो क्या है कि एनर्जी है। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है, V है, तो वर्क क्या हो सकता है, जूल हो सकता है, और चार्ज क्या होता है, कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम इसकी यूनिट हो सकती है, लेकिन याद रख लेना इसको भाई को क्या बोला जाता है, वोल्ट। लेकिन जूल पर कूलॉम भी आप लिख सकते हैं, जूल पर कूलॉम भी लिख सकते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ चुका है। अब मैं यहाँ पर वापस अपने टॉपिक पे आ जा रहा हूँ। तो ओहम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये फॉर्मूला है, यानी आप इसको क्या करेंगे, जब इस साइड भेजेंगे, देखो रजिस्टर में बात कर रहे हैं, रजिस्टर से बात करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस पे आए थे, पोटेंशियल से डिफरेंस से बात करते हुए फिर से रजिस्टर पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे बात खत्म करेंगे और फिर आप लोग आ जाएंगे सीधा अमीटर और
वोल्ट मीटर पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर एक चीजें कॉम्प्लेक्स ना करूं, लेकिन आप इस चीज को कोशिश करना है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को समझते रहें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे बात ही वहीं पे खत्म हो जाती है। पेपर आपको ही देना है, चाहे जैसे देना है, ठीक है। तो अब रजिस्टर में बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर आप देखेंगे V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितने रजिस्टर उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मिटा रहा हूं और रजिस्टर के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं और फिर अपने अगले टॉपिक पे मतलब वापस थोड़ी यहां पर अमीटर और वोल्टमीटर पे आ जाएंगे। ओके, चलिए अब आप देखेंगे जरा कि सबसे पहले वापिस यहाँ पर अपना क्या नाम था, ओहम्स लॉ, जिसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया। रजिस्टर के बारे में दो बातें और जान लेते हैं कि रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। इस बेसिस पे भी रेजिस्टेंस जो रहता है वो कम और ज्यादा होता रहता है, समझते हैं इस बात को। जैसे देखिए रजिस्टर दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ठीक, रजिस्टर जो है वो दो तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं, दो तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। एक अगर आप देखेंगे कि सीरीज में और एक अगर आप देखेंगे तो पैरेलल में। सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं और पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब मैं बोल दूं ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर। पैरेलल में कनेक्टेड होने के लिए मतलब मैं बोल दूं ये पहला रजिस्टर, उससे ये दूसरा रजिस्टर और ये यहां पर तीसरा रजिस्टर, ठीक है। और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से ये सीरीज कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। मतलब यहां से करंट आई आया और यहां से करंट आई गया, कुछ इस तरीके से। और यहां से आप देखेंगे आई करंट आया और आई करंट गया। अब समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये मान लेता हूं कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये तीन रजिस्टर है अलग अलग, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो आपको इतनी बातें पता रखनी चाहिए, क्योंकि यहां से मैं नहीं बोल रहा हूं। आप देखेंगे दो या दूसरे मतलब 2 साल मतलब शायद कोरोना के पहले, हाँ कोरोना के पहले आप देखेंगे कि एक जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो सीधा डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा बोला जाए कि लिंक क्वेश्चन जो था वो कहां से था, तो आपके मतलब बुक से ही था, लेकिन उसका बेस जो था वो 9th में छुपा था। मतलब ये कि मैंने देखा था कि बोर्ड वाले ने ऐसा दिमाग क्यों लगाया वो जाने, लेकिन ये है कि वो 9th प्लस 10th उस साल शायद ऐसा कॉन्सेप्ट भी था कि 10th का 80% सिलेबस और 9th का 20% सिलेबस जो था वो वहां पे कवर होने वाला था, ठीक है। मतलब पेपर में 20% जो रहेगा वो 9th से पूछा जाएगा और 10% जो रहेगा वो आपके 80% रहेगा जो वो आपके 10th से पूछा जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, तो उसको लेकर के ये क्वेश्चन बना था। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं पूछा जाएगा, और केवल पूछा जाएगा इस बेसिस पे ये नहीं कि आपको पता होना चाहिए। ये सब नॉर्मल बातें हैं जो आपको कहीं भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीरीज में जब भी आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है R बराबर मतलब टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। लेकिन अगर आप कहां पर पैरेलल निकालेंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। याद रखिएगा जब भी आंसर 1 अपॉन में आ जाएगा तो सब जानते हैं कि जब भी डिवाइड हो रहा है इसका सीधा मतलब यह है कि रेजिस्टेंस घटेगा। यानी कि पैरेलल में आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, जबकि सीरीज में जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी अगर मुझे कुछ 2-4 रजिस्टर फेंक दिए जाए और दे दिए जाए और बोला जाए कि भाई आप इसको क्या करो, अरेंज करो, और मुझे बोला जाएगा कि इसको अरेंज करके कम से कम ये मतलब क्या बनाना है आपको कि ये मतलब मिनिमम, सबसे मिनिमम क्या बनाना है आपको इससे रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए। तो मैं उसको पैरेलल में जोड़ दूंगा और बोला जाएगा इसको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बनाओ, कि भाई सबको ऐसे अरेंज करो कि आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो आप कैसे अरेंज कर दोगे, उसको सीरीज में अरेंज कर दोगे। इतना बात पता होनी चाहिए कि रजिस्टर को अगर सीरीज में अरेंज किया जाएगा तो सबसे ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा, और रजिस्टर को अगर पैरेलल में अरेंज किया जाएगा तो सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा। ये नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। अभी भी कुछ खास बातें नहीं हुई हैं। देखो रजिस्टर के बारे में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले रजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड को रिड्यूस करने में, इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड को रिड्यूस करने में। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। सिंबल क्या है, ये है उसका सिंबल। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसकी यूनिट क्या है, तो ओहम है। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया यहाँ पर कि ये मतलब किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो ओहम्स लॉ के थ्रू आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। कब, जब आपको V और I दिया हो तब।
कि भाई इतना वोल्ट है, इतना करंट है, बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आप उस बेसिस पे ये फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रजिस्टर जो होता है उसको आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। रजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट किया करिए, जब क्या कनेक्ट किया जाएगा, मतलब 2 और मोर रजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो उससे जो क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस मिलेगा, वो सबसे मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा। और जब आप उसको किसमें, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल के लिए आपको इतनी बातें रजिस्टर के बारे में पता होनी चाहिए। ये थोड़ा फिल करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, आगे बढ़े, चलो। रजिस्टर तो हो गया, ओके। अच्छा, एक बात पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा। कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी ले जाने की कैपेसिटी। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मैं अगर बोलूं कि मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कंडक्टेंस कम है। समझे? जिस चीज का, चाहे जिस वायर का, अगर मैं बोलूं एक वायर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस बहुत कम है। जैसे मैं अगर बात करूं, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, तो चांदी का होता है। लेकिन यहाँ चांदी पहनने को मतलब वो है, तो भाई कहाँ मतलब उसका तार वगैरह लगाया जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सबसे कम चांदी का होता है। चांदी के बाद आप देखेंगे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे होते हैं जो रेजिस्टेंस अपना अपना होता है, सबकी रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो अगर आपको मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी कम, बिजली वगैरह कम लानी, मतलब बिजली का बिल कम आए, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मली कि बिजली का बिल कम लाना है आपको, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसे वायर यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत मतलब सॉरी रेजिस्टेंस बहुत कम हो। समझे? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी अपने आप, कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है, आपको वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी आप उसको मत पढ़िए, 12वीं 11वीं में देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, और कंडक्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी ले जाने की कैपेसिटी, क्षमता, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाएगा, जितना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कम होगा, और क्या, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में आप नॉर्मल बातें जान लिए हैं, क्या होता है रजिस्टर, कोई बात नहीं, चलिए। ओके, तो अमीटर के बारे में यहाँ पर अभी तो हम लोग केवल कुछ नहीं देखा है। अमीटर के बारे में, अमीटर को ऐसे दिखाया जाता है, वोल्टमीटर को ऐसे दिखाया जाता है। अमीटर को कभी भी अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप देखेंगे, नॉर्मली मैं बोलूं कि मान लीजिए एक मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ये बल्ब है, ठीक है, और ये मतलब ग्लो करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर कंप्लीट है। और यहाँ पर फिर मैंने क्या लगा दिया, प्लग की लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्लस और ये है आपका माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकली और कुछ इस हिसाब से फ्लो होते हुए, इस हिसाब से फ्लो होते हुए, मतलब हायर पोटेंशियल फ्लो होते हुए लोअर पोटेंशियल पे आ गई। और अगर ये आ जा रही है, देखो अगर आ जा रही है, चाहे जैसे आ रही है, चाहे कितनी मतलब 10-12 रास्ते घूम कर आ रही है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव पोटेंशियल से निकल कर निगेटिव पोटेंशियल पर पहुंच जा रही है, तो आप बोलेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब बात आती है कि मैं किस किस चीज को कहां कहां जोड़ूंगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अमीटर को जोड़ना है, तो अमीटर को हमेशा मैं सीरीज में जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा? सीरीज में जोड़ूंगा। तो अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, या ताकि ये पता चल सके कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो अमीटर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? अमीटर का यूज करते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है, और मुझे वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर को मैं हमेशा पैरेलल अरेंज करूंगा। किसमें अरेंज करूंगा? पैरेलल अरेंज करने के लिए। पैरेलल इसलिए अरेंज किया गया है ताकि ये पता चल सके कि पहले इलेक्ट्रिसिटी कितना आई है और रजिस्टर से पास होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कितना आई है, यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ रहे हो, यहां पर ज्यादा रहेगा, यहां कम रहेगा, लेकिन कितना कम हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है ना, हायर और लोअर। तो यहां से यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है, इसको पता करने के लिए मैं वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में अरेंज करूंगा। याद रहेगा? तो चलो अब यहां पर लिख लेते हैं, अमीटर ऑलवेज अरेंज इन द सीरीज, ऑलवेज अरेंज्ड इन
सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा कैसे अरेंज किया जाएगा, सीरीज में। क्या करता है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग, मेजर्स क्या करता है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर का क्या हिसाब किताब है, ऑलवेज अरेंज इन द पैरेलल, हमेशा कैसे अरेंज किया जाएगा, पैरेलल। और क्या करेगा, दो पॉइंट के बीच के क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम कौन करता है, तो आपका यहां पर वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, तो हम अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जान लिए, यही छोटा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में भी हम जान लेते हैं। गैल्वेनो, राइटिंग से थोड़ा तकलीफ हो सकती है आपको, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो आप लोग लिखते चलिए, साथ साथ में अपना नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एट द एंडिंग देखिए, ध्यान देना, पेपर के पहले नोट्स और पेपर के बाद दिमाग, यही काम देता है। ये बात सही है गलत, सही है, सही बात है ना। मतलब आपको एक चीज देखो, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिमाग में ही रखिए। मतलब ये कि अपने दिमाग को इस हिसाब से रेडी करिए कि आपको मतलब वो चीजें कैसे होनी चाहिए कि एक बार आपने कोई चीज पढ़ा, ये होता है कि आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है। दो तरीके की चीजें होती है, देखो एक तो ये होता है कि आप मतलब चीजों को देख कर इतना सीख लीजिए, मतलब आप जब कोई चीज को देख रहे हैं तो आप इतना 100% मतलब कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगा दीजिए कि फिर आपको वो चीज में कोई दिक्कत ना आए, फिर आपको कभी पूछा जाए आप वो कर लीजिए। दूसरा ये होता है आप नोट्स बना के उसको 10 बार रिवाइज कीजिए, मैटर आप पे करता है कि आप क्या बेटर मानते हैं। ठीक है, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, तो मेजर, यहां पर मेजरिंग, मैं नहीं अपना इस पर राइटिंग पढ़ पा रहा हूं, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और ऐसे अमीटर गैल्वेनोमीटर पे बात चल रही थी। गैल्वेनोमीटर को दिखाया जाता है जी से, और इसका काम सिमिलर होता है किसके, अमीटर के जैसे, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव डिवाइस इन द सेंस में क्या बोल रहा हूं, सेंसिटिव डिवाइस मतलब ये कि उसमें से अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पास होगा तो तुरंत मतलब क्या बोला जाएगा कि डिफ्लेक्शन मतलब उसकी जो नीडल है, सुई जो है, वो फटाफट डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देगी। गैल्वेनोमीटर का यूज दो तरीके से किया जाता है। देखो गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट समझाता हूं जरा, देखिए कि ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये कुछ गैल्वेनोमीटर हमारा, ठीक है, मैं यहाँ जी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, ये है गैल्वेनोमीटर आपका। ठीक है, यहाँ पर हमेशा गैल्वेनोमीटर के बीच में 0 वोल्ट दिखाया रहता है, और इस साइड 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और इस साइड भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। अब बात ये आती है, बीच में आपकी रहेगी नीडल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है तो नीडल इस साइड मूव होगी, तो आपको इससे दो बातें पता चली, एक तो कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, दूसरा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये दो बातें आपको पता चल जाएगी। और अगर इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो नीडल इस साइड मूव हो जाएगी। यानी दो बातें आपने क्या सीखा कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, पहला तो डायरेक्शन बताता है, यहां पर गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या बताता है, दूसरा क्या बताएगा, यहां पर मेजर्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। दूसरा उसकी डायरेक्शन को भी बताता है। इसका काम किसके सिमिलर होता है, तो अमीटर के सिमिलर होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अमीटर को अरेंज किया जाता है, अमीटर को अरेंज किया जाता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर को अरेंज किया जाता है। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, मैं एक बार फिर से सब कुछ रिकॉल करने वाला हूं। चलिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट से अपनी बात शुरू की है। इलेक्ट्रिक करंट से बात शुरू करके सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद हमने अमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और यहाँ पर अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमने थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में जाना कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर के रेजिस्टेंस को जाना, उसको कैसे मेजर किया जाता है ये भी जाना, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ये भी हमने अब तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर, अमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, और इसके बाद में जो भी चीजें हमको जरूरी लगती रहेंगी हम वो भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं आपके घर के बारे में, क्या कैसे चीजें होती हैं आपके घर में, कौन कौन से मतलब वायर यूज में आते हैं। ठीक है, उन वायर का क्या क्या रोल होता है, और यहां से जुड़े मतलब में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा चांसेस है। ठीक है, ओके, चलिए
तो अभी हमने क्या कवर कर लिया है, मतलब अपना जो भी मतलब सबसे बेसिक थे वो कवर कर लिया हम लोग, थोड़ा रजिस्टर वगैरह के बारे में जान लिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह चीजें देख लिए हैं। अब हम जो कवर करने जा रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें जानेंगे कि हमारे घर में कौन कौन से वायर वगैरह यूज में आते हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, थोड़ा देखते रहिए एकदम, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चल के यही सारे टॉपिक्स आपसे लिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली बात कि आपके घर में जो वायर होते हैं उसमें नॉर्मली 3 वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है लाइव वायर, और दूसरा एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर, और इसके अलावा एक अलग से वायर हम यूज करते हैं जिसका नाम है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, जो कि एक बोला जाए कि अलग से अपैरेटस है, एक अलग से बोला जाए इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप यूज करते हो, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर। और हम यहाँ पर अभी अभी ऑन द स्पॉट क्या समझ लेंगे, हम यहाँ पर समझ लेंगे कि क्या नाम है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतनी बातें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले लाइव वायर के बारे में देखा जाए तो ये होता क्या है, आपने देखा होगा 2 तरीके के वायर, मतलब आप देखेंगे नॉर्मली 2 ही तरीके के वायर आपने देखा होगा, एक रेड कलर के वायर देखे होंगे, रेड कलर के वायर, और दूसरा देखोगे ब्लैक कलर के वायर, जो नॉर्मली मतलब सबसे ज्यादा काम आता है। इसके अलावा ब्लू, येलो, फिर तो लगाने को तो कुछ भी लगा दीजिए आप, रेड वायर, ब्लू वायर वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब वायर क्यों ऐसे कलर के होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर को इंडिकेट करता है, जो ब्लैक वायर जो होता है वो यहाँ पर न्यूट्रल वायर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा हम एक वायर और यूज करते हैं अर्थिंग वायर, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। आप समझते हैं कि सबसे पहले लाइव वायर क्या करता है, लाइव वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लाने का काम करता है, लाइव वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, मतलब लाने का काम करता है। लाइव वायर कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को लाने का काम कौन करता है, लाइव वायर करता है। उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करता है, तो न्यूट्रल वायर करता है। यानी 5 वोल्ट अगर इलेक्ट्रिक, देखो 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी लाया है तो इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि -5 वोल्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये मान लीजिए 6 वोल्ट लाया और ये केवल 5 वोल्ट को रिड्यूस कर दिया, इसका सीधा मतलब है कि आपका जो अपैरेटस जो कि कनेक्टेड था, यानी टीवी वगैरह जो भी था, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, वो जल जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पर लाइव वायर जितना इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आता है, न्यूट्रल वायर उस करंट को क्या करेगा, तो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो जो आपका क्या रहेगा, जो रेड वायर जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाया है वो आपके डैमेज कर सकता है किसको, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो लाइव वायर इलेक्ट्रिसिटी को लाता है, न्यूट्रल वायर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। आप क्या लिखेंगे लाइव वायर के बारे में, ये क्लियर हो गया। पहला तो आप बता देंगे कि लाइव वायर क्या होता है, दूसरा आप लिख देंगे कि इसको मतलब इस पे जो रहता है रेड कलर के वायर से इसको दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यूट्रल वायर के बारे में आप लिख देंगे और दिखा देंगे कि भाई इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर ब्लैक कलर के वायर से दिखाया जाता है। तीसरा अर्थिंग वायर, थोड़ा इसको समझते हैं। अर्थिंग वायर, देखो अर्थिंग वायर और फ्यूज वायर थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आपने 2 तरीके के प्लग देखे होंगे, एक नॉर्मली आप देखे होंगे ऐसे प्लग रहते हैं जिसमें 3 ये रहेगा। जैसे मैं बात करूं, कभी आप अगर फ्रीज, जैसे आप अगर देखें कभी फ्रीज देख लीजिए, कभी प्रेस देख लीजिए जो आपका आयरन रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कंप्यूटर देख लीजिए, समझे, लैपटॉप का चार्जर देख लीजिए, तो ये सब में आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये सब के जो मतलब प्लग है ये 3 प्लग वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट कभी आप चार्जर देख लीजिए मोबाइल का, कभी आप मोबाइल का, वो देखो नोकिया का एक चार्जर आता है, बहुत सारे ऐसे चार्जर आते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा प्लग दिखा रहता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा प्लग रहता है वो अर्थिंग के लिए नहीं, वो सपोर्ट के लिए रहता है, जस्ट शो ऑफ के लिए रहता है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि वो एक्स्ट्रा प्लग क्यों दिया रहता है, मे बी सपोर्ट से ज्यादा वहां पर और कुछ नहीं है। तो वहां पर उसको अर्थिंग वायर आप मान के मत चलिएगा। लगभग जितने भी मोबाइल चार्जर्स आते हैं, यहां तक कि टीवी के प्लग भी जो आते हैं, आप देख लीजिएगा वो टीवी के प्लग जो होते हैं वो हमेशा मतलब 2 पिन होते हैं, मतलब उनमें केवल 2 पिन रहेगा, एक लाइव और एक न्यूट्रल, समझे। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 ही रहता है। आप समझते हैं कि 2 क्या होता है और 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, तो देखो बात ऐसी आती है, जो तीसरा वायर रहता है जो सबसे ऊपर रहता है उसको अर्थिंग वायर कहा जाता है, और वो एक्चुअली में करता क्या काम है इस बात को समझते हैं। देखो जो बहुत ज्यादा बड़े अपैरेटस होते हैं, मतलब जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनको चलने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो करते क्या है, जो ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को खींचते हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। कभी इस दौरान क्या होता है, कि जो आपका लाइव वायर है,
वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी खींचने लगते हैं, तो लाइव वायर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ जाता है। लाइव वायर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ जाता है। अब होता क्या है कि जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया गया है तो ये मतलब जो न्यूट्रल वायर है वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, न्यूट्रल वायर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताया था कि आपको जो अपैरेटस रहेगा लाइक फ्रिज वगैरह जो कि बहुत महंगे आते हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं। सही बात है ना, जिससे आपका नुकसान हो गया। सही बात है कि नहीं? तो इसका समाधान किसने निकाला है? इसका समाधान यहाँ पे निकाला गया। देखिए अब मामला ये है कि जो अर्थिंग वायर होता है वो होता क्या है, देखो ये अर्थिंग वायर जो होगा ये कनेक्टेड होगा सीधा ग्राउंड से, और ग्राउंड तो इतना मतलब एक बोला जाए अर्थ से कनेक्टेड होगा आपके, और अर्थ इतना बड़ा न्यूट्रलाइज का मतलब ये है कि कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आराम से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, आप देखेंगे बिजली अट्रैक्ट हो जाती है कहां पर, अर्थ पे, न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर वही बात है कि अर्थिंग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग वायर जो रहेगा वो सीधा कनेक्टेड रहेगा किससे, आप देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो अब के तो अपैरेटस मतलब अच्छे खासे डिजिटल अपैरेटस में आ गए हैं जो बहुत कम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो पहले के कंप्यूटर वगैरह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज करते थे, और फ्रिज वगैरह जो है तो वो लोग क्या होता था कि आप देखेंगे कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की वजह से उनमें जब ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइव मतलब लाइव वायर करंट लाता था वो सब करंट मारते थे। आप सब में से कुछ लोगों ने इस बात को फील किया होगा कि मतलब उनका क्या नाम है, मतलब फ्रिज वगैरह जो है अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको क्या लगता होगा, झटके लगते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। समझे? तो किसकी वजह से है वो एक्चुअली में क्या है कि लाइव वायर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहा है और ला रहा है, और यहाँ पर जो आपका ब्लैक वायर है यानी जो न्यूट्रलाइज और न्यूट्रल वायर है वो उसको क्या नहीं कर पा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन ये था कि आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और ज्यादा क्या कर दीजिए, मतलब न्यूट्रलाइज करने वाले वायर कनेक्ट किए। तो यहाँ पे क्या किया गया, सीधा अर्थिंग दे दिया गया और अर्थ से कनेक्टेड किया गया कि भाई लाइव वायर जो रहेगा वो जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ला रहा है वो कहां चला जाएगा, वो आपके अर्थ में चला जाएगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग वायर क्या करता है, मैं यहाँ पर फिर से देखो पहली बात, अब सबको समेटेंगे, पहले ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। तो अर्थिंग वायर भी क्लियर हो गया आपका। न्यूट्रल वायर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, अर्थिंग वायर करेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये तो 3 प्लग वाले के लिए हो गया, जिसमें 2 प्लग है उसमें तो अर्थिंग वायर जैसा सिस्टम ही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए किया यह जाएगा कि बात ऐसी होती है, वो ऐसे मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते और जो बहुत ज्यादा इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें अर्थिंग वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझे? लेकिन चलिए मान लेते हैं कि फिर भी कभी ऐसी कुछ कंडीशन आई कि जिससे क्या हो गया कि लाइव वायर ने सच में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ गया। ऐसे में क्या होगा, हमारा जो अपैरेटस रहेगा, जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा। तो किया क्या जाएगा, किया ये जाता है, देखिए ठीक है, तो किया ये जाता है कि मान लीजिए कि आपका टीवी है, ठीक है, ये आपका टीवी है, ये 2 वायर है, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल। ठीक है, मामला ये है कि यहां पे कनेक्ट किया जाएगा एक फ्यूज वायर, एक कनेक्ट किया जाएगा एक फ्यूज वायर, फ्यूज वायर। ठीक है, ये फ्यूज वायर क्या होता है, ये क्या होगा जब लाइव वायर बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेकर आता है, लाइव वायर बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेकर आता है तो जो फ्यूज वायर रहता है वो बड़े आसानी से पिघल जाता है। एक्चुअली फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है यानी गलनांक जो रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है उसकी वजह से पिघल जाता है, पिघलने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट होने का मतलब जो आपका देखेंगे कि जो एक बोला जाए कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल सप्लाई होना चाहिए वो सप्लाई रुक गया है, और इसका सीधा मतलब ये है कि आगे इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पाई, और इस वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक अपैरेटस रहा वो सेफ रहा, वो सरवाइव कर गया, बच गया। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये लाइव यहाँ करंट जाता था और आपका अपैरेटस खराब हो गया होता। याद रखिएगा फ्यूज वायर को हमेशा लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। मालूम पड़ा आपने यहाँ जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ा है, आके उड़ा के चला गया, पता नहीं चला। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि फ्यूज वायर के बारे में। अब चलो फ्यूज वायर के बारे में चलो देख लेते हैं। चलो पहले तीनों इन जो भी चीजें हैं उनको समेट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइव वायर। लाइव वायर के बारे में मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आने का काम करता है। आपके मतलब जितने भी आप अपैरेटस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को लाने का काम करता है, व्हिच कैरी द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड लाइव वायर। लाइव वायर डिनोटेड बाय रेड वायर। किससे दिखाया जाता है, रेड वायर से दिखाया जाता है। इसके बाद न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या करेगा, लाइव वायर जो भी इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया है, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आया है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, तो न्यूट्रल वायर करता है। इसको डिनोट किया जाता है ब्लैक कलर से। ठीक है, अर्थिंग वायर क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय द
लाइव वायर, देन इट मतलब वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता कौन, न्यूट्रल वायर, इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज बाय द यहाँ पर न्यूट्रल वायर। देन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो किस में पास कर दिया जाता है, अर्थिंग वायर के थ्रू आपके ग्राउंड में चला जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपका जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो सेफ रहता है। यहाँ पर अर्थिंग वायर हमारा हो गया, इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीन वायर, समझ रहे हैं, ठीक है। ये हायर अपैरेटस में यूज किया है, मतलब जो मतलब थोड़े हाई क्वालिटी के वो रहते हैं, मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले जो आपके क्या रहते हैं इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसका उसमें आप अर्थिंग वायर का यूज करते हैं, समझ रहे। इसके बाद फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर मतलब कुछ जो छोटे अपैरेटस रहते हैं जो क्या होंगे, कभी सम टाइम क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय द लाइव वायर, और आप देखेंगे कि उसमें अर्थिंग वायर जैसा सिस्टम नहीं है। और बात ये आती है कि न्यूट्रल वायर जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी नहीं है, तो न्यूट्रल वायर का झंझट ही नहीं रहता है कि फ्यूज वायर जो होता है डिस्कनेक्टेड बाय द लाइव वायर। तो जब लाइव वायर से वो कनेक्टेड रहेगा तो होगा क्या कि व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय द लाइव वायर, क्या होगा, यहाँ पर फ्यूज वायर हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू व्हिच यहाँ पर क्या होगा, वायर इज मेल्टेड, यहाँ पे जो वायर रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो आपका बैटरी रहेगा वो सेफ रह जाएगा, समझो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ फ्यूज वायर के बारे में हमने जान लिया, लाइव वायर जान लिया, न्यूट्रल वायर जान लिया, अर्थिंग वायर जान लिया और फ्यूज वायर जान लिए। ओवरलोडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है ओवरलोडिंग, और फिर समझते हैं क्या होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि सम टाइम क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं आप ही से पूछूं कि इस टाइम आपके घर में कितने पंखे होंगे, तो आप बोलेंगे 2-3 पंखे, तो लगभग आम बात है सबके घर में, लाइक एग्जॉस्ट फैन हो गया, कूलर हो गया, एक अगर बोला जाए कि सीलिंग फैन हो गया वगैरह वगैरह, 2-3 तो सीलिंग फैन ही होंगे ऊपर ऊपर लगे होंगे, एक दो तो मतलब एक आध कूलर होंगे, 2-3 एग्जॉस्ट फैन होंगे घर वगैरह में लगे होंगे। मामला ये आता है कि ये सब इस टाइम पे तो नहीं चल रहा है, मतलब ठंडी वगैरह में आप देखेंगे तो 1-2 पंखा रहता है, लोग चला के सोते हैं, अदरवाइज वो भी बंद करके सोते हैं, ठीक है, ठंडी में। लेकिन अगर मैं बात करूं गर्मी में, तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो लोग रहा करते हैं वो लोग सब पंखे वगैरह, पंखे कूलर वगैरह जितना पॉसिबल होता है, एसी वगैरह सब चालू कर रहते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, पंखा वगैरह जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, जिसमें भी आप देखेंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जिसमें मोटर लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे मोटर हो गया, या फिर जिसमें रजिस्टर लगे होते हैं, जैसे आप फ्रिज वगैरह देख लेंगे, सही बात है कि नहीं, तो ये सब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की यूज पड़ती है। तो इससे होता क्या है, इससे सब कुछ लोड किसके ऊपर पड़ता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप देखेंगे हर एरिया का एक ट्रांसफार्मर होता है, सही बात है ना, अपने एरिया में देखो 2-3 ट्रांसफार्मर यहाँ अगल बगल लगे, एक वहां लगा होगा, यहाँ लगा, सही बात है ना। तो बात ये आती है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर लोड आने लगता है, ट्रांसफार्मर में लगा होता है एक फ्यूज। अब ट्रांसफार्मर में जब आप देखेंगे गर्मी के दिनों में, ट्रांसफार्मर में जब क्या होगा, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा लोड आएगा, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में जब एक्स्ट्रा लोड आएगा, अब यहाँ पर देखोगे बहुत सारे घर हैं, मान लीजिए बहुत सारे घर हैं और सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को इससे खींच रहे हैं, और वो इतना इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या होगा, ट्रांसफार्मर में लगा हुआ जो फ्यूज रहेगा वो तुरंत उड़ जाएगा, मतलब उड़ने का मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। इसका मतलब आप देखे होंगे, आपने कभी सोचा होगा कि गर्मी वगैरह में यार इतनी लाइट क्यों कटती है, मम्मी वगैरह रहती है बे मतलब का मतलब पता नहीं कितनी कितनी गालियां देती रहती है, किसको, यहाँ पर जो आपका मतलब पावर सप्लाई देने वाला रहता है, सही बात है ना। मामला ये है कि गलती हमारी है, सही बात, सुनना उसको पड़ रहा है बेचारे को, ठीक है। लॉजिक क्या है कि इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को सब मतलब खींचा जा रहा है कि क्या होगा, उतना प्रोवाइड कौन नहीं कर पा रहा है, ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि फ्यूज जो है वो बार बार उड़ जा रहा है, और इस वजह से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट रही है, बार बार कट रही है, ठीक है। तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यही है ओवरलोडिंग, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचने की कोशिश करते हैं कि उतनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन पे ट्रांसफार्मर का फ्यूज जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई है जो सभी घरों में आ रहा है वो बंद हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, ओवरलोडिंग बोला जाता है। ओवरलोडिंग के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ओवरलोडिंग आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है ओवरलोडिंग में, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट समझते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के गलती से कांटेक्ट में आ जाता है, तो इस दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले चिंगारियां वगैरह निकलती है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि लाइव वायर ले लो न्यूट्रल वायर ले लो, ऐसे करते हैं, सही बात है। उससे होता क्या है
कि बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर मतलब हीट जनरेट होती है। और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इसके कांटेक्ट में कोई ऐसी चीज आ जाए जो बड़े मतलब फ्लेमेबल है, जो जलने लायक रहेगी, तो हो सकता है कि आग भी लग सकती है। जैसे लकड़ी वगैरह रहेंगी, कपड़ा वगैरह रखा रहेगा, तो बड़े आसानी से आग पकड़ सकती है। और इससे जो आग पकड़ती है उसको कौन सी आग बोला जाता है? तो आप देखेंगे कि उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से मतलब इलेक्ट्रिक करंट से लगी हुई, मतलब आप मतलब ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट से लगी हुई आग है, इलेक्ट्रिक करंट से लगी हुई आग है। और आप देखेंगे ऐसी आग को बुझाने के लिए आप पानी वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कभी अगर फोन करेंगे, आप नोटिस कर लेना, कभी भी आप दमकल वगैरह वाले को यानी फायर ब्रिगेड वगैरह वाले को अगर कॉल करते हैं और आप उनको बोलेंगे कि भाई आग लगी है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, तो उनका सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आग किससे लगी है, मतलब किस चीज में लगी है आग। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? लाइक वो आग उनको भी देखना रहेगा ना कि वो आग पानी से बुझेगी या आग मतलब कोई और वगैरह व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज आपको देखनी पड़ती है वहां पर। ठीक है, तो थोड़ा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होगा, लाइव वायर और इलेक्ट्रिक वायर जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो उससे जो हीट होती है बहुत एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर ऐसी कंडीशन में कोई फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट जो है वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसके भी फ्लेम मतलब उसमें भी आग लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो फायर बड़े आसानी से कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, इट आल्सो कैच फायर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग भी हो चुका है। अब देखेंगे आप जरा कि यहाँ पर लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर आपका हो गया, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा, और यहाँ पर फ्यूज वायर भी हो चुका है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन आपसे पेपर में कंपलसरी पूछा जाएगा, फिर चाहे जो हो जाए वो क्वेश्चन, मतलब बुक का तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि वो क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है और इस बार भी पूछ लिया जाएगा। और बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि मतलब टॉपिक के बाहर जैसे कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर ये मानकर चलता है कि उतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मामला ये होता है शॉर्ट सर्किट के दौरान जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी स्पीड क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वैसी ही रहती है, ऐसा कुछ मतलब बन सकता है। तो आप याद रख लेना, शॉर्ट सर्किट के दौरान अगर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो शॉर्ट सर्किट के दौरान जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो और ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो बहुत तेजी से आप देखेंगे कि हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि वो न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आने लगता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि लाइव वायर और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको जब मतलब करंट वगैरह लगता है उस दौरान भी आप देखेंगे आप एक न्यूट्रल की तरह मतलब न्यूट्रलाइज करने आपका एक जो शरीर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रलाइज करने की जो ये है कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, और इस वजह से आप देखेंगे तभी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। समझे? तो यहाँ पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए ओवरलोडिंग वगैरह, शॉर्ट सर्किट वगैरह। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ओके, चलो। अब जो यहाँ चैप्टर है इसका नाम क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है देखते हो कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा। तो पहला वो जो शो करेगा वो हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। आपके चैप्टर में आपको यहाँ पर दो इफेक्ट को पढ़ने हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट को एक तो शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करेगा, तो जब आप इसमें रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, मतलब रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे तो ये हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। जब आप इसमें सोलेनॉइड को कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। रजिस्टर आपको मैंने बताया कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि सोलेनॉइड आप देखेंगे, रजिस्टर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, आप देखेंगे वो ऐसा कुछ मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आपको दे दिया जाएगा और उसको आपको कनेक्ट करना रहेगा। सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखेंगे ये है आपका रजिस्टर, और ये है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड, और जब भी आप इसको कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है,
तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब जरा समझ लेते हैं कुछ कुछ चीज को। पहले हीटिंग इफेक्ट को आज क्लियर करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं कहां तक कवर होता है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके चैप्टर में आपको केवल यही दो चीज पढ़नी है, पूरे चैप्टर भर में केवल यही दो चीज पढ़नी है। एक आप देखेंगे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा देखेंगे आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसी पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट, अभी हमारा चैप्टर आप मान के चलिए, कभी हमने कुछ नहीं शुरू किया है, अभी हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। मतलब एक लेक्चर लगेगा, जिससे सब कॉन्सेप्ट अगर हमारा समझ में आ जा रहा है तो कोशिश करेंगे कि मतलब हो जाएगा फटाक से। ठीक है, लेकिन एक बार जरूरी है कि आपको पूरे चैप्टर का राउंड लगा के उसका कॉन्सेप्ट वगैरह बता दूं। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले बात आती है हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और उसी को आप बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन वी कनेक्ट अ रजिस्टर इनटू द इलेक्ट्रिक सर्किट इट प्रोड्यूसेस हीट, इट कॉल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात ये आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, और यही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या बोला बताया है कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है, एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, by changing the direction of electric field we can change the direction of magnetic field also। ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ कर सकते हैं। कब, जब आप प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कर देंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट हमने समझ लिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट समझ लिया है। हीटिंग इफेक्ट किसके हेल्प से कर सकते हैं, रजिस्टर की हेल्प से। मैग्नेटिक इफेक्ट किसके हेल्प से कर सकते हैं, तो सोलेनॉइड की हेल्प से। अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल समझ लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल दीजिए। तो आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि मतलब एक मेनली बोला जाए कि वो हर एक चीज जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन में आप क्या करते हैं, प्लग लगा देते हैं जिसकी इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है, और आपका वो आयरन जो रहता है वो गर्म हो जाता है, उससे आप घर मतलब कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं घर पे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो पानी गर्म करने वाला। ठंडी के दिन आ चुके हैं, पानी वगैरह गर्म किए जाएंगे, सही बात है कि नहीं। हाँ, ठंडे मतलब आप लोग क्या ठंडे पानी से नहाते हैं, अच्छा हीटर बोलते हैं उसको, व्हाटएवर, ठीक है जो भी है। तो आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आप मतलब प्लग में लगा देते हैं और वो गर्म होता है, जिसकी वजह से आप पानी वगैरह गर्म कर लेते हैं, तो वो भी हो गया वाटर हीटर, इससे बोला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे रोटी मेकर बोल दीजिए। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक रोटी मेकर जो रहता है, आप देखते होंगे वो जब आप उसको कनेक्ट कर देते हैं तो रोटी क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्लास रोटी अपना बन के रेडी हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक सिगड़ी आती है जिसको इलेक्ट्रिक सिगड़ी बोला जाता है। उसमें भी आप देखेंगे कि जब प्लग में कनेक्ट किया था फर्स्ट क्लास चूल्हे वगैरह पे खाना वगैरह बन जाता है, सही बात है ना। तो आज के टाइम मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप जहां जहां भी, बल्ब इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखेंगे आप कितना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, सही बात है ना। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप बल्ब का भी एग्जांपल रख सकते हैं। ठीक है, बल्ब इस वजह से मतलब बल्ब चमकता है, तो आप देखें बल्ब एक्चुअली में जलता है, समझ रहे हो, जलने की वजह से वो चमकता है। ठीक है, थोड़ा इससे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके कुछ एग्जांपल देख लिए हैं। पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे, पेपर में क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं, ये क्वेश्चन मतलब बोला जाए एकदम फिक्स क्वेश्चंस हैं। देखो बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आप कितना ही बोले कि नहीं यहां से पूछ सकता है, वहां से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा फिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि भाई देखो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता, और सच में नहीं बनेगा। और मतलब बनता भी होगा तो आपका एग्जामिनर आपको नहीं देगा। जैसे एग्जामिनर वगैरह रहते हैं तो उनके सामने भी क्या रखा जाता है, एक सीधी सी बात है, पोर्शन रखा जाता है कि देखिए ये रहा पोर्शन, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं और इतना ही डिफिकल्टी लेवल बनाना है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन बनाने वाला कभी कभी शायद आपको जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन डाल देता। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन पे आप जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं और आपकी सांस फूल जाती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे वो हमेशा ये रहता है, फिक्स रहता है कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन कितने तरीके से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा आपका टॉपिक, उससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, और आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है,
तो हीटिंग इफेक्ट अपना हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन हर साल लगातार जहां तक पूछने के चांसेस रहते हैं कि मैग्नेट में आप टंगस्टन के वायर का यूज क्यों करते हैं, सॉरी बल्ब में आप टंगस्टन के वायर का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग टंगस्टन वायर इन द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, बात ऐसी है, जो बल्ब होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें मतलब वो जब जलता है, ध्यान सुनना जरा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो आपका ये है इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका टंगस्टन का वायर, सही बात है। तो ये जो टंगस्टन का वायर है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होता है, मतलब ये टंगस्टन का वायर यूज क्यों किया जा रहा है। तो बात ऐसी आती है, जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई कुछ इस तरीके से, उस दौरान होता क्या है कि ये गर्म हो जाता है, और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये पिघल सकता है, इट कैन मेल्ट। अभी ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, मतलब मैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हर एक चीज, वो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम बोर्ड में जितने यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी पे बात करेंगे। लेकिन ये लेक्चर जो है, ये मतलब मैंने स्पेशली बेसिक्स को दिया है कि यहाँ पर आपका कम से कम बेसिक क्लियर हो जाए, तो अगले पे हम थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अपनी बातों को मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूती के साथ यहाँ पर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज करनी रहेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन के वायर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो टंगस्टन जो वायर रहता है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है। अगर जो यहाँ पर नॉर्मल वायर हम लगा देंगे, अगर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल वायर लगा देंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वो मेल्ट हो सकता है, और मेल्ट होने की वजह से ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो अपने आप इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टॉप कर देगा। सही बात है ना। टंगस्टन वायर क्या रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद वो क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता। सही बात है ना, यहाँ पे मेल्ट नहीं होता, क्योंकि मेल्ट नहीं होता इस वजह से आप देखेंगे बल्ब कंटिन्यूअसली ग्लोइंग, बल्ब कंटिन्यूअसली क्या होता है, ग्लो करता रहता है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है, आप थोड़ा उस चीज को लेकर अवेयर रहिएगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या क्या कवर किया है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या कवर किया है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने सबसे पहला पार्ट आपने क्या किया है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर उसके कुछ एग्जांपल देख लिए, वहां से बनने वाला है क्वेश्चन देख लिए कि बल्ब, यहां से यही क्वेश्चन बनेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है, कि हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन क्या बनेगा। तो पहला तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के कुछ एग्जांपल, और तीसरा आप देखेंगे बल्ब रेडी रखना कि बल्ब में टंगस्टन वायर का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट अभी पूरा एकदम अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, एक और यहां से हीटिंग, यहां पर हीटिंग लॉ ऑफ जूल देख लेते हैं हम। हीटिंग लॉ ऑफ जूल, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग लॉ ऑफ जूल हम देख लेते हैं। ओके, हीटिंग लॉ ऑफ जूल, हीटिंग लॉ ऑफ जूल, मतलब जूल का हीटिंग लॉ क्या है। ठीक, तो देखते हैं क्या है हीटिंग लॉ। जूल ने क्या बोला, देखिए जूल ने कुछ इस तरीके से अपैरेटस को, मतलब सब कुछ अरेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से सब कुछ अरेंज कर दिया। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वोल्ट मीटर कुछ हमेशा पैरेलल में अरेंज होगा। यहाँ पर मैं अमीटर को अरेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बैटरी को सेट कर देते हैं, ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, और इस तरीके से आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ फ्लो कर रही है। यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या, आपका प्लग की। ठीक है, तो मैं सब कुछ को समेट रहा हूँ एक बार। ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो कि यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ फ्लो होते हुए आ रहा है। देखिए, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हुआ अमीटर से होते हुए यहाँ पर, यहाँ से कन्वर्ट होते हुए, मतलब यहाँ से ये रजिस्टर था और रजिस्टर से होते हुए फिर आकर लोअर पोटेंशियल पे चला गया। ठीक है, बात ये आती है सबसे पहली बात कि यहाँ पर वर्क कितना हुआ है। तो वर्क मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। सही बात है, तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या मिलेगा, V इंटू Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके और किसके बीच का, तो A और B के बीच का, तो A और B के बीच का, मतलब मुझे ये पता चल गया कि वर्क कितना एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, अब ये सब समेटने वाले हैं, लेकिन आज के मतलब लेक्चर में केवल बेसिक कर लो, कल हर एक चीज आपको, मतलब आपका चैप्टर ही शुरू करूंगा, और शुरू करने के बाद फटाफट वो सारी चीजें हम एकदम
कवर करते चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हीटिंग लॉस मतलब ये वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो इतना वर्क यहाँ पर परफॉर्म हुआ है जब एक यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये हो गया वर्क, और आप देखेंगे दूसरी पॉइंट, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखने वाले हैं कि पावर की यूनिट क्या होती है। पावर यहाँ पर आप देखेंगे पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे वर्क आपको मिला है V AB, और यहाँ पर आपका ये Q है, नीचे आ जाओ T। I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया था, तो I का फॉर्मूला Q अपॉन T होता है, याद रख लेना। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने नहीं किया था, अभी थोड़ा याद आ गया, मैं बोला कि मैंने कुछ चीजें भूल जाएंगे, मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं आप इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, तो हम कुछ चीजें उसमें भूल जाएंगे, लेकिन जहां जहां वो चीज की जरूरत पड़ेगी वहां वो चीज कवर करते चलेंगे। I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज पास हुआ है और कितने टाइम में पास हुआ है। तो मैं क्या इसके Q अपॉन T के जगह पर I लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पर V A B और यहाँ पर क्या आ जाएगा I, ये मिल गया मुझे पावर। ठीक है, अब बात ये आती है कि पावर आपका है, अब आपको पता होना चाहिए कि ओहम्स का लॉ क्या कहता है। ओहम्स का लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो क्या मैं यहाँ पर V के जगह पे आई आर लिख सकता हूं? तो P और V के जगह पे I इंटू आर, और एक I पहले से है, तो एक्चुअली में क्या आ गया I और I का स्क्वायर, P I का स्क्वायर और R। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर हीटिंग लॉ ऑफ जूल निकालना है, यानी हीट कितना प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट का फॉर्मूला है P इंटू टी। P कितना है I स्क्वायर R, और यहाँ पे T एज इट इज, तो मैं T एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आपका मिल रहा है हीटिंग लॉ ऑफ जूल। पेपर में क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ही पूछा गया है कि व्हाट इज हीटिंग लॉ ऑफ जूल, तो यहाँ पर I स्क्वायर RT जो है वही हीटिंग लॉ ऑफ जूल है, कि जब एक इलेक्ट्रिसिटी से मतलब एक सर्किट में से रजिस्टर लगाने पे क्या होगा, इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो पास होगा। समझे, आपको ये पता चल जाएगा आपको कितना इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, कितना रेजिस्टेंस है वो, इसके अलावा कितने टाइम में पास हो रहा है, तो आप बता देंगे कितना हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हीटिंग लॉ ऑफ जूल है, ये रहा हीटिंग लॉ ऑफ जूल। ठीक है, इसके अलावा हम एक छोटा सा चीज और देख रहे हैं, उसके बाद आज यही रहने देंगे, उसके बाद फिर कल मिलेंगे। ठीक है, हीटिंग लॉ ऑफ जूल हो गया अपना। अच्छा, जो यहाँ पर पावर की यूनिट क्या होती है, तो वॉट होती है, थोड़ा याद रखिएगा। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोला जाता है, वॉट। तो आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर पावर की यूनिट क्या होती है, तो आप याद रखिएगा कि जूल पर सेकेंड भी बहुत लोग लिखते हैं और बहुत लोग यहाँ पर वॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर हम एसी करंट और डीसी करंट में बात करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के डायरेक्ट चांसेस हैं। ठीक है, कि एसी और डीसी करंट में डिस्टिंग्विश करिए, तो आप थोड़ा उसको लेकर के भी रेडी रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसी करंट, और यहाँ लिखता हूँ डीसी करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट, और ये होता है आपका डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both changes continuously, both changes continuously, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। इसका जो रहेगा मैग्नीट्यूड यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका जो क्या रहेगा कि इसका डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली नहीं बदलता रहेगा। जैसे जो एक बार है मैग्नीट्यूड का मतलब आप इस तरीके से समझिए, जैसे मैंने बोल दिया कि इसकी मैग्नीट्यूड एक बार 150 है, तो 150 ही रहेगा, जबकि इसका मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। देखते हैं कैसे बदलेगा, अभी 1 सेकंड बस दीजिए मुझे। ठीक है, डायरेक्ट करंट में आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली। अब आप डज नॉट चेंज नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, magnitude and the direction does not change continuously, it does not change continuously। इसके अलावा आप देखेंगे इसको, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो जाता है कई बार, नेगेटिव भी होता है कई बार, और कई बार जीरो भी हो जाता है। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर जीरो ओनली, इट कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो ओनली, ये पॉजिटिव और जीरो ही हो सकता है। इसके अलावा ये पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन आप बोल सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से हाँ पीरियोडिक मोशन सही रहेगा, या फिर ऑसिलेटरी मोशन आप लिखिए,
ऑसिलेटरी मोशन, दोनों लिख के रखेंगे जिससे प्रॉब्लम ना हो। ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन परफॉर्म्स, देखो क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा। डज नॉट परफॉर्म ऑसिलेटरी एंड, यहां पे क्या लिखेंगे, डज नॉट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, इसको परफॉर्म नहीं करता है। इसको क्या है, ज्यादा दूर तक आप ले जा सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा दूर तक आप ले जा नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी कैरीड आउट इन द लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कैरी किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पर देख लिया है कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। एक बार सब चीज अब इसको समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं, ये है हमारा एक करंट का मतलब फ्लो होने का डायरेक्शन, तो एसी करंट कैसे फ्लो होगा, देखिए कुछ इस तरीके से फ्लो होता जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 0 था, पहले ये बढ़ा, एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो मान लीजिए 1 तक बढ़ा और बढ़ने के बाद फिर 0 हो गया। अब फिर से यहाँ पर आया तो -1 हुआ, फिर से ये 0 पहुंच गया। अब देखेंगे आप कि यहाँ पर ये 0 भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। तो इसलिए पहली बात हमारी हो गई। दूसरा, इसके यहाँ पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऐसी है, डायरेक्शन ऐसी है, ऐसी, आप देखेंगे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। दूसरा, इसका आप देखेंगे मैग्नीट्यूड बदल रहा है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1 वगैरह कुछ होगा। फिर आप देखेंगे फिर धीरे घट के 0.9, 0.8, 0.7, 0.4 ऐसे होते होते फिर 0 आएगा, फिर 0, 0 मतलब समझ लो कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड इसका बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि अपने मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, उसी टाइम इंटरवल के बाद अपने वापस उसी जगह पे आ जाना, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना टाइम यहाँ लगा उतने टाइम वापस फिर से अपने उसी जगह पे आ जाती है। देखिए, एक फिर उसी लाइन पे आने में उतना ही टाइम, फिर उसी लाइन पे आने में उतना ही टाइम, फिर उसी लाइन पे आने पे उतना ही टाइम, इस तरीके से ये पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है। तो आप देखेंगे इसके अलावा इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी किया जा सकता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं तो ट्रांसफार्मर वगैरह रहेगा। आप देखेंगे डायरेक्ट करंट वगैरह में ये क्या नहीं करेगा, डज नॉट चेंजेस, मतलब अपना डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या होगा, देखो कुछ ऐसा ही रहता है कि एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, अभी उतना ही दूर तक जाएगा, फिर जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सप्लाई नहीं करेंगे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, ये बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डज नॉट चेंजेस परफॉर्म, और ये ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में आएंगे, तो अगले वीडियो में हम डायरेक्ट क्या शुरू करेंगे, अपने चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चलिए, धन्यवाद।